Yes, started. Okay. So moving towards फ्यू डिटेल्स बता देती हूँ मैं, जो भी अटेंड नहीं किया है, फिर जिसको भी ये पता नहीं है अबाउट द कोर्स प्लानर या जो भी आपका अपकमिंग इवेंट होने वाला है एसोसिएटेड विद अवंती। नहीं नहीं, ये क्लास डाउट नहीं है। अच्छा, आपको रिमाइंडर आया था ना, इसलिए। सी, दिस इज नॉट अ क्लास फॉर डाउट्स। हम डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्विकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है इस हफ्ते में। इसके बाद मैं शिफ्ट करूंगी बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर पे। ये पता है शिव? ओके, बट कोई बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि ये नहीं पता है आपको। एनीवन डोंट नो दिस? अगर सबको पता है तो मैं डायरेक्टली फिर शिफ्ट करती हूँ टू द टीचिंग। क्विकली बताओ, सबको पता है? सबको पता है? पंकज नहीं पता। ओके ओके ओके, सी ठीक है। किसी लोगों को, कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता है। अच्छा, आपको ये तो पता है कि आप अवंती के साथ क्यों जुड़े हो। दिस ऑल यू नो कि टू गिव अ गुड सब्जेक्ट नॉलेज। ठीक है, रुक जाओ बच्चा। अभी मैं जिनको नहीं पता है क्विकली 10 मिनट में उनको बता देती हूँ, फिर जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर की तरफ। तो अभी देखो, ध्यान दो, जिसने भी नहीं सुना होगा या फिर जो नहीं अटेंड किया होगा ये वाला पहला वाला क्लास। तो आपको ये तो पता है कि आप यहाँ पे किस लिए हो, फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज, करेक्ट? एंड सेकेंडली, फॉर secondly to get into the good college with help of अवंती। ठीक है, तो अभी ये वाला पार्ट में थोड़ा स्किप कर देती हूँ या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। यहाँ पे क्या है ना बच्चों, जिसने भी नहीं सुना है, मेरी वॉइस सबको ही स्लो आ रही है क्या? एक सेकेंड। अभी अच्छा, जिसको भी वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज री लॉग इन करो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अवंती के साथ जुड़े थे उनके 11th और 12th के टाइम पे, और जब वो पास आउट हुए दे ग्रेजुएटेड विद अ वेरी गुड फ्लाइंग कलर्स। जैसे यहाँ पे पूजा जहाँ आप देख सकते हो, वो हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने नीट क्रैक करके डेंटिस्ट्री, मतलब क्या, जो दांतों का होता है ना, बीडीएस कहते हैं उसको, वो वाला एग्जाम क्रैक करके वहां पे उनको सीट मिला था। साथ ही डिग्री होने के बाद शी हैज ऑल्सो क्वालिफाइड यूपीएससी। जिसको भी मेरा वॉइस स्लो आ रहा है प्लीज रीलॉग इन करके देखिए। ट्राई टू रीलॉग इन। ओके, देन वन मोर एग्जाम्पल वी हैव अबाउट आयुष। ये भी हमारे साथ थे 11th और 12th में। इन्होंने जो यूएस के इंस्टीट्यूट है, मैशर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उनको जॉब लगी है विद ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 40 to 45 लाख ऑफ सैलरी। तो ये भी हमारे साथ ही थे जो क्वालिफाई कर चुके थे फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज। वाओ, दैट इज नाइस गौतम। तो आप आपकी सीनियर हो गई है फिर, सुपर सुपर सीनियर हो गई। देन और एक है यहाँ पे, रूरल प्लेस से आता है, तेलंगाना से आता है ये बच्चा, और इसने आईआईटी जेई भी क्रैक कर लिए है, जहाँ पे मद्रास में उसको मिल गया था सीट। एंड नाउ दिस स्टूडेंट इज इन माइक्रोसॉफ्ट, करोड़ों में कमा रहा है अभी। तो ये तो आप इमेजिन कर सकते हो, उनका पैकेज समवेयर अराउंड है अभी। तो बच्चों, ये बताने का ये है कि हम कुछ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट ये लोग जब फाउंडेशन में थे, 11th 12th में थे, तब जब हमारे साथ जुड़े थे, इनकी मेहनत और हमारा साथ दोनों मिलके उनकी सक्सेस को कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए आपको कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अब जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, अब जो हमारा सफर है आज से, समझो आपका 12th होने तक, हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रह रहे हैं, बच्चे और टीचर्स, करेक्ट? तो जब आप हमारे साथ जुड़े हो तो हमसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप जो भी हम कहेंगे थोड़ा सा हार्ड वर्क दीजिए, और आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो मिलने वाला है हमसे, ताकि जो भी आपकी ड्रीम हो, जो भी आपके एस्पिरेशन, ये करना है, वो करना है, ये वाला कॉलेज चाहिए, वो वाला डिग्री कोर्स करना है, उसमें जाने में आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप बताती हूँ क्विकली अबाउट अवंती रियल में क्या है कॉलेज। अंकित, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, दिस इज नॉट अ कॉलेज, बट हम आपको जो भी डिग्री कोर्स आप लेना चाहते हैं उसमें एंटर करने के लिए, उसकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसको एंटर करने के लिए हम हेल्प करते हैं। प्रियांशु,
जाओ यार, बहुत आगे चले गए अब तो। यहाँ पे फाइनल किस चीज की बात हो रही है? नीट की बात कर रहे हो तो हाँ, पूरा 11th और 12th आता है। एनीवेज अभी सुनो, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, वेट, आपके जो भी डाउट होंगे मैं बता दूंगी। सी 13 नवंबर को, मतलब जो आपका अपकमिंग संडे है, यू हैव वन टेस्ट, बेस लाइन टेस्ट कहा है इस चीज को। इस टेस्ट को देना कंपल्सरी है। क्यों देना है मैं आपको बताती हूँ कुछ देर में, बट ये सुन लो कि इस टेस्ट को किस तरह से दिया जाएगा। आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मान लो सैटरडे या फ्राइडे तक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, देन वो लेके जाएगा आपके आईडी वाले पेज पे। तो स्टूडेंट आईडी आपके पास है ही, है ना? आईडी एंटर कीजिए, रुक जाओ फॉर बफरिंग। तो जैसे ही बफर होता है, टेक टू वन पेज, उस पे नीट वाला जो टैब होगा उस पे क्लिक कीजिएगा, देन एक पेज खुलेगा जहां पे आपको नीट क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज मान लो ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 पढ़िए, ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है, टिक इट। अब जब ऑप्शन आप टिक करोगे, नीचे यहाँ पे एक बटन होगा सेव एंड नेक्स्ट, और साइड में होगा कुछ क्लियर करके, एंड यहाँ पे होगा ऐसे कुछ एरो बटन्स। एग्जाम का बता रही हूँ मैं कि किस तरह से होगा, ये किस तरह से दिखेगा जब आप लिंक खोलोगे। तो आपको क्या करना है बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो टिक कर लिया, बट उसमें आप सिर्फ एरो को टिक करके अगले वाले क्वेश्चन पे चले गए, क्वेश्चन 2 पे चले गए, तो ये आंसर आपका सेव नहीं होगा। अगले आंसर को जाने से पहले मेक श्योर कि आप सेव करो, देन ही आगे बढ़ो। अगर आप सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखना चाहते हो, तो ऊपर ऐसा एक छोटा 3 बटन वाला एक छोटा सा टैब मिलेगा, क्लिक करिएगा, देन यू विल गेट समवेयर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो होता है 60 क्वेश्चंस वाला। 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। 60 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट, पीसीएमबी। 20-20 क्वेश्चन का होगा। ओके, ये क्लियर है, ड्यूरेशन, टाइम, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ओके, सो जो भी आप आंसर करोगे श्योर हो तो ही आंसर कीजिएगा, वरना नेगेटिव में चला जाओगे। पढ़ाएंगे वंशिका, दिस इज जस्ट अ जस्ट ब्रीफ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को ये पता नहीं है। हम जल्दी से बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे। यस अंकित, मैं बताती हूँ ये टेस्ट का कैसा स्क्रीनिंग होगा, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये अभी एक बार सुन लो कि प्रोसेस कैसा है। लिंक पे जाके आईडी डालो, आपको पेज खुल जाएगा, आंसर सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा, एंड अगर आप यहाँ पे 3 बटन जो होते हैं उस पे क्लिक कर दोगे तो 1 to 60 क्वेश्चन सारे दिखेंगे। तो यू कैन क्लिक 2 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन या 50th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन क्लिक करके देखो, देन वहां पे अगर आपको आंसर देना है तो आंसर दो, सेव एंड नेक्स्ट करो, एंड देन आगे बढ़ो। अब जब आपको टेस्ट को एंड करना है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, एंड करके बटन आएगा, एंड टेस्ट, क्लिक ऑन इट, आपको इमिडिएटली आपका स्कोर जो है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई किसकी बात, टेस्ट की बात। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और स्कोर के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन सही थे, क्वेश्चन गलत हुए, और गलत क्वेश्चन का सही आंसर क्या है ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, या वंशिका आई नो कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि उनका नहीं हुआ वंशिका, तो उनके लिए ये बताना जरूरी है। तो 10 मिनट दे दो, देन विल स्टार्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो जिसको भी नहीं पता है प्लीज टेक केयर कि ये ऐसा कुछ है प्रोसेस टू अटेम्प्ट द टेस्ट। अब आता है कि टेस्ट का सिलेबस, क्विकली जिसको भी नहीं पता है टेक अ नोट। बायोलॉजी में क्या आने वाला है, 10th के कुछ चैप्टर्स है, जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एनवायरमेंट, लाइफ प्रोसेस, एंड ये सारे चैप्टर को तो हमने आपने पहले आपका जो अभी मिड टर्म हुआ यूनिट टेस्ट उसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिमिलरली केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। 2 घंटा है अनिता, 2 hours। विशाखा, टेस्ट को देने के लिए आपको लिंक मिलेगा, लिंक मिलते ही पुट द आईडी, योर स्टूडेंट आईडी, देन नीट वाले टैब पे जाइएगा। ये एक साथ ही चलेगा, मतलब एक के बाद एक लिंक खोलो, के बाद आईडी डालो, आईडी के बाद नीट वाले टैब पे जाओ, एंड देन यू विल गेट अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते जाओ, नेगेटिव मार्किंग है,
इसलिए जो सही है उसी को कीजिएगा, जो नहीं आता है यू शुड नॉट डू दैट अनलेस एंड अनटिल यू टेक अ रिस्क। एंड जब भी क्वेश्चन को आंसर अटेम्प्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट को ना भूलिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, सेव एंड नेक्स्ट, डू सेव इट, वरना आपका काउंट नहीं होगा। अच्छा, अभी जिसका हुआ नहीं है, सिलेबस दिखा रही हूँ मैं, देख लो एक बार सिलेबस बच्चों। एक बार देखते हैं इस केमिस्ट्री का, आपका जब केमिस्ट्री का क्लास होगा उस सर से भी पूछिएगा ये बात, और मैं भी पूछती हूँ, ठीक है। इवन आई विल आस्क दिस एंड टेल यू कि इनका इस चीज का क्या करना है, ठीक है। ओके, सिलेबस देख लो, जो भी नहीं थे इस ओरिएंटेशन में एक बार सिलेबस देख लो, ताकि मैं आगे शिफ्ट कर जाऊं क्विकली। और ये बाकी का सिलेबस। अच्छा, ये टेस्ट लेने का कंपल्शन और जरूरी इसलिए है, आगे चल के आपके दो बैचेस बनने वाले हैं, एक होगा फोटोन ट्रैक, एक होगा कैटलिस्ट ट्रैक। जिसको पता है काइंडली वेट फॉर 5 मिनट्स प्लीज बच्चों, जिसको नहीं पता है उनको बताना पड़ेगा, इसलिए रिपीट हो जाएगा ये। ओके, कुछ पल की बात है। सी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। अब जो भी पूछ रहा था ना कि चीट करके पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे बट आगे आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि दो प्रोग्राम ट्रैक्स में क्या हो जाएगा, एक बच्चे आएंगे फोटोन वाले, कुछ बच्चे फोटोन वाले में, कुछ आएंगे कैटलिस्ट में। अब जिसने भी चीटिंग कर ली है और अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसका क्या होगा आप खुद ही समझ जाइएगा अभी। सी कैटलिस्ट में ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट से जो भी टीचिंग है वो होगा, लाइक फ्रॉम द रॉ, फ्रॉम द क्रूड। बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से भी आते हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है कभी कभी समझने में, तो ऐसे बच्चों को मिला जाएगा। और ऐसे बच्चे जो क्विक लर्नर्स होते हैं, तो यहाँ पे फोटोन में डाले जाएंगे। दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है, दोनों का जो भी स्टडी मटेरियल है बच्चों वो भी सेम है। सो डू नॉट से कि फोटोन में जाना है हमें, कैटलिस्ट में जाना है, ऐसा नहीं। ये बस बच्चे की कैपेबिलिटी की बात है कि किसको कितना लेवल पे समझ में आया है। एक तो हमको टेस्ट से भी पता चलेगा कि आप अगर ईमानदारी से टेस्ट देते हो तो हमें ये पता चलता है कि अरे क्या कैपेबिलिटी है, उनको किस तरह से हमें पढ़ाना है। चीट करके टेस्ट दे दोगे, फिर हमको लगेगा कि आप फोटोन में चले गए, बट ऐसा लग गया कि फोटोन में बहुत फास्ट हो रहा है, सिलेबस बहुत जल्दी जा रहा है, या फिर एकदम से सुपरफिशियली जा रहा है। देन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे बेसिक में जाना है, कैटलिस्ट में जाना है, तो ये ट्रांजिशन, ये शफल होना बहुत दिक्कत देगा आपको, ठीक है। तो मेक श्योर कि अब जब सिलेक्ट करना है बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। इसके लिए एक आप गूगल फॉर्म में मिलेगा, डोंट वरी। हाँ अभी यस अंकित, वील स्टार्ट, जैसे ये खत्म करती हूँ मैं बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करूंगी अभी, ठीक है। तो ये फोटोन और कैटलिस्ट का फंडा क्लियर है। अब फोटोन और कैटलिस्ट दो बैचेस के साथ और एक चीज होने वाली है, बच्चे का जो अवेलेबिलिटी है, मतलब हमारे पास आप कितने देर आ सकते हो फॉर कोचिंग, उसके ऊपर बेस्ड है 12 आवर एंड 6 आवर बैच। 12 आवर मतलब क्या कि 12 क्लासेस होगी एक वीक में, मतलब मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ऐसा मान लो, चारों सब्जेक्ट्स की 4 क्लासेस मिलेंगे। और अगर 6 घंटे आप आ सकते हो तो सिर्फ दो एक क्लास, जैसे अभी हो रहा है ना, अभी मंडे को एक क्लास होता है, थर्सडे को होता है, फिर नेक्स्ट बैच का ट्यूसडे को एक बार होगा, फ्राइडे को एक बार होगा। तो कुछ इस तरह से अवेलेबिलिटी पे ये फिर से स्प्लिट होगा। हाँ सब कुछ ऑनलाइन होगा। नहीं ये ओरिएंटेशन बैच नहीं है, ये जिसको पता नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं अबाउट द एग्जाम, तो उनको मैं बता रही हूँ, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा, सो रुक जाओ। ओके ये क्लियर, फोटोन और कैटलिस्ट बैच, और दोनों बैच में 12 और 6 घंटे का स्लॉट मिलेगा, तो आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। आपका जो भी स्कूल का टाइमिंग है, कोचिंग का टाइमिंग है, कितना टाइम आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगेन दोनों में भी सेम ही चलेगा, सो डू नॉट वरी। सिलेबस में स्टडीज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी टीचर कुछ अलग नहीं सिखाएगा कोई भी बैच में। टेक द वर्ड्स, ओके। शिव सौरभ रुक जाओ, दिस इज फॉर योर अटेंडिंग 6 to 12 आवर्स, ओके। एंड लास्ट में हम क्या देखेंगे कि इस 2 ईयर कोचिंग में हम क्या क्या प्रोवाइड किएगा, आप किया जाएगा। एक तो सिलेबस कवरेज होगा, देन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स, डाउट सॉल्विंग, सपोर्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग चाहिए, ये सारी चीजें कवर होंगी टिल 2024 तक, ओके।
यहां तक अगर क्लियर है तो आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। जिसको भी ये पता नहीं था अबाउट द एग्जाम एंड ऑल, सब कुछ क्लियर है? शैल आई स्टार्ट विद द चैप्टर? हाँ, जिसको भी आएंगे स्टार्टिंग में मुझे किसने बताया था? पंकज, काजल, सबरीन, उसकी, जो भी है जिनको नहीं पता है। Okay, okay. So now all clear. So 13 November, that is upcoming Sunday, baseline test is very important. Okay, do not miss it. उसका टाइम जो है कितने बजे जाना है या फिर कब लॉग इन करना है, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा। मान लो देखती हूँ मैं अगले क्लास तक आपको बता दूंगी, बट लिंक वगैरह सब कुछ आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। अज्यूमिंग कि आपको ये पता है, मैं चलती हूँ टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, हमारा बायो मॉलिक्यूल्स को स्टार्ट करेंगे हम। हाँ हाँ, कार्बन कंपाउंड्स, यस। Okay, so let's start. Okay, you can everyone see the slide of biomolecules, all carbon compounds in a living tissue, but CO2. Okay, CO2 क्या है फिर साहिल? What is CO2? I mean कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुझे पता है, बट ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या है? ओके, इट्स अ गैस, करेक्ट। अच्छा, स्लाइड तो दिख रहा है ना, इसका मतलब ऑर्गेनिक कैसे हो गया? बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बच्चों नाम में ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ कार्बन कंपाउंड, है ना, बाय नॉट ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। सी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तो आप केमिस्ट्री में भी देख रहे हो ना कि क्या डिफरेंस होता है। सी एच ओ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं जनरली उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में डालेंगे रादर देन पुटिंग इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वी विल से कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, ये गैसियस कंपाउंड्स है। ठीक है, तो वो आंसर ज्यादा सही रहेगा। अच्छा ओके, अब रुक जाइएगा, वी आर स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेक्शन है अबाउट हाउ टू एनालाइज, उसके बारे में देखेंगे। हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कॉम्पोजिशन। इससे पहले ऐसा कोई है जिसको पता नहीं है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोमोलिक्यूल्स, या इज देयर एवरीवन? अच्छा मुझे और एक बात बताओ बच्चों, आपके स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है? जिस तरह से आप आंसर कर रहे हो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टार्ट हो गया है ना? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। नहीं हुआ है तो क्या स्टार्ट किया है? जैसे सबरीन, दीपान, आनिया, इफ नॉट दिस देन कोई और चैप्टर स्टार्ट किया है? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं, ओके कोई बात नहीं, हम लोग तो सीक्वेंस में जा रहे हैं फिलहाल। ओके फाइन, सो पे अटेंशन। अभी हमारे तरफ लेट्स स्टार्ट नाउ, डू नॉट इंटरप्ट, मैं आपको टाइम देती हूँ, डाउट्स ओके। सो अभी एक बात बताओ, हमारे जो भी इर्द गिर्द चीजें होती है वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बनी है, सही है? बट अभी जो हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे वो ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है लाइफ में, या लेट्स से अबाउट द सेल। तो अब तक जो आप बच्चों चैप्टर्स पढ़ रहे थे जैसे एनिमल किंगडम, जिसमें सेल था, सेल से बन रहा था टिश्यू, टिश्यू से बन रहा था ऑर्गन, ऑर्गन से एक इंडिविजुअल, मतलब ऑर्गन सिस्टम एंड देन अ इंडिविजुअल बन रहा था। बट अब ये जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है जो सेल के पीछे लेके जा रहा है। सेल के पीछे मतलब क्या? इनसाइड द सेल, इजंट इट? क्यों? क्योंकि सेल ही तो है जो बेसिक यूनिट बनता है लिविंग फॉर्म का, और सेल के अंदर की जो चीजें चलने वाली है उसी से तो वो सेल रन कर रहा है ना? इसलिए उसके अंदर की चीजों को हमको पढ़ना और समझना इसलिए जरूरी बन जाता है। तो
तो लेट्स सी कि सेल के इनसाइड क्या है। अब ये तो आपने बता दिया बहुत सारे लोगों ने कि मैम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स है ना। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे ये चीज पता है कि उसमें कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एंड यहाँ पे आएंगे व्हाट विल बी इन इनऑर्गेनिक? यस, बायोमोलिक्यूल्स स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें मॉलिक्यूल्स होती है वो मॉलिक्यूल्स का हम स्टडी करेंगे। ट्रू। हाइड्रोजन, ओके ओके, दैट्स करेक्ट। सी, इनऑर्गेनिक में क्या आएगा? जनरली आपके आएंगे आयॉन्स एंड वाटर, करेक्ट। ये चीजें आती है, गैसेस भी पकड़ लो तो ये चीजें आएगी इनऑर्गेनिक में, और इन दोनों से बना है हमारा बायोमोलिक्यूल जो होता है सेल के अंदर, जो वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल कुछ नहीं है। जैसे देखो पहले क्या लिखा है? लिपिड। लिपिड को कहा देखा है आपने? लिपिड इज अ इंपॉर्टेंट हिस्सा किस चीज का? हाँ, लिविंग केमिकल, वेरी वेल सेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, आपको याद है ना सिंगर निकोलसन जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड बायलेयर मॉडल, तो उसमें क्या बोला था कि लिपिड इज अ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर। तो आप अभी देख सकते हो कि लिपिड एक कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कितनी इंपॉर्टेंट चीजें करता है। साथ ही हमने न्यूक्लिक एसिड भी देखा है, जैसे आरएनए और डीएनए, देन कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर्स होते हैं उसको भी देखा है, एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो हमको पता ही है, व्हाट इज द प्रोटीन फैक्ट्री? आरईआर, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। यस, करेक्ट। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इन चारों मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। और एक चीज हम पढ़ेंगे कि ये चारों मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बड़े साइज के हैं, दे आर बिग मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये क्या है? पॉलीमर्स है ये। पॉलीमर से मतलब कुछ छोटे छोटे चीजों से जुड़ के एक जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहेंगे पॉलीमर। सी बट यहाँ पे मैं आपको फोटोन और कैटलिस्ट का जो मैंने बताया ना डिवीजन बैचेस का, अगर ये कैटलिस्ट वाली बैच होती तो मैं पूरा डिटेल्स सिखाते बैठूंगी कि पॉलीमर मतलब क्या, ऑर्गेनिक मतलब क्या, इनऑर्गेनिक मतलब क्या। बट इफ इट इज अ फोटोन बैच, क्विकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है, ये पॉलीमर होता है, और इससे हम ये पढ़ने वाले ऐसा। तो आप समझ सकते हो कि कैसा डिफरेंस होगा दोनों बैच में। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। एनीवेज, तो अभी पॉलीमर से मतलब लिपिड किस चीज से बना है? लिपिड बना है हमारे फैटी एसिड से। एफ का मतलब मेरा यहाँ पे फैटी एसिड है। न्यूक्लिक एसिड बना है हमारा न्यूक्लियोटाइड से। देन कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं हमारे मोनोसैकेराइड से, एंड बने हैं अमाइनो एसिड से। ए स्टैंड्स फॉर अमाइनो एसिड। तो छोटे छोटे चीजों से बनता है बड़ा पॉलीमर, बड़ा मॉलिक्यूल। सो दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल। और दोनों भी क्या है? दोनों भी ऑर्गेनिक ही है, दोनों भी कार्बन कंपाउंड्स ही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप। अब इसके आधार पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे कि इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है दो एक्सपेरिमेंट्स, जिससे क्या होगा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके लिए हमने लिया है विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया कि एसिड सॉल्यूबल है या सॉल्यूबल है। अब जिसने भी ये किया है चैप्टर, एससीआर अनीता, एससीआर तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो गया, ये प्रोटीन नहीं बनाता, लिपिड बनाएगा ये। अच्छा, मुझे क्या कोई बता सकता है जिसने भी अगर ये चैप्टर किया है कि हमने यहाँ पे एसिड का यूज क्यों किया है इस एक्सपेरिमेंट में? मैंने आपको सिखाया नहीं अभी, बट जिसका भी अगर स्कूल में हुआ हो, क्या कोई आइडिया है? एनीबडी? ब्रेक सेल, ओके, ग्रेट, ओके ओके। हाँ, तो ब्रेक करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, कभी सोचा? तो क्या होने वाला है, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले क्या लेना पड़ेगा? लिविंग चीज की बात हो रही है, बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, मतलब कोई लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। तो टेक एनी लिविंग टिश्यू, चाहे प्लांट ले लो चाहे एनिमल ले लो।
अच्छा, एनिमल ज्यादा इजी रहेगा या प्लांट, क्या लगता है आपको? कौन सा टिश्यू लेके अगर मैं परफॉर्म करूंगी एक्सपेरिमेंट तो मेरे लिए आसानी होगी? ओनियन, प्लांट। हाँ हाँ हाँ, ओके। अच्छा, प्लांट का ही क्यों? एनिमल में क्या दिक्कतें आ सकती है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा हाँ, प्लांट का ठीक है, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम एनिमल का लिए, अच्छा मेरे हिसाब से तो बच्चों मुझे लगता है कि एनिमल टिश्यू में शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लड का वगैरह हमको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, देन क्लीन टिश्यू लेना पड़ेगा, सो मेरे हिसाब से वो एक हर्डल या फिर वो एक दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको मॉर्टर और पेस्टिल में, मॉर्टर और पेस्टिल का मतलब, जैसे अगर किसी को पता नहीं है अबाउट द इंग्लिश वर्ड, जैसे अगर बहुत ही क्रूड भाषा में बताया जाए तो जैसे हम चटनी कूटते हैं ना, तो कूटने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मॉर्टर एंड पेस्टिल कहा जाता है। छोटा सा होता है, उतना बड़ा लोहे का वगैरह नहीं होगा, लेबोरेटरी में छोटा सा होगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम टिश्यू को डाल के उसके साथ ऐड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड उसका पेस्ट मतलब स्लरी बनाएंगे, कूटा जाएगा। ओके, अब जैसे ही इसका ऐसा पेस्ट बन जाता है, इसको हमको छानना पड़ेगा। छानने के लिए यूज किया है एक पेपर या फिर एक क्लॉथ जिसको कहते हैं चीज क्लॉथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इसको फिल्टर करते हो, जैसे चाय पत्ती होती है, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है चाय का देते हैं कि क्या होता है, चाय में आपके पास दो चीजें हैं, एक तो चीनी और दूसरी चाय पत्ती। चीनी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चीनी घुल गई किसमें, पानी में, और कहाँ आ गई, जब फिल्टर करोगे तो नीचे वाले हिस्से में आ जाएगी, और पत्ती रह जाएगी ऊपर वाले हिस्से में। करेक्ट? तो जो नीचे वाला हिस्सा था उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, और ऊपर ऊपर मिलेगा हमको रिटेंटेट। ओके, तो फिल्ट्रेट जो है, जब साइंटिस्ट ने ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, जो नीचे मिला फिल्ट्रेट में, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे, वो कहाँ मिले उनको, फिल्ट्रेट में साइंटिस्ट को। और रेटेंटेट जो था उनको, उसको क्या कहा, एसिड इनसोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल। और ऑर्गेनिक जो कहा था, दैट इज एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड सोल्यूबल कंटेंट या फिर एसिड इनसोल्यूबल कंटेंट कह सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है बच्चों कि एसिड सोल्यूबल मतलब ऑर्गेनिक है, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सारे एसिड सोल्यूबल है, बट एसिड इनसोल्यूबल मतलब सारे के सारे इनऑर्गेनिक हो, ये जरूरी नहीं है, ऑर्गेनिक भी हो सकते, इट कुड बी अ मिक्सचर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फिल्ट्रेट करते हो, जब आप फिल्टर करोगे, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो इजीली पास ऑन हो जाते हैं, और जो बिग मॉलिक्यूल्स होंगे वो रह जाएंगे। तो पीछे के स्लाइड में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बिग मॉलिक्यूल मतलब आपके कौन से, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये वजन में ज्यादा है, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, बट ये जिन चीजों से बने हैं वो मॉलिक्यूल छोटे हैं, जैसे फैटी एसिड से, प्रोटीन बनाए अमाइनो एसिड से। तो जब आपको फ्रैक्शन मिलेगा आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जनरली यहाँ पे आपको स्मॉल मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, और जो ऊपर रह जाते हैं वो बिग। तो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो इनसोल्यूबल है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों भी चीजें मिलेगी आपको, और जो भी ऑर्गेनिक होगा वो बड़ा वाला मॉलिक्यूल जो होगा, जो नहीं टूटा है। मान लो पेस्ट बनाते वक्त अगर वो रह गया, प्रोटीन, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आपको रिटेंटेट में प्रोटीन मिल जाए। ओके, प्लीज जो भी है ये हिमांशी सिंह, डोंट डू दिस वट एवर यू आर डूइंग। ओके, we are here to study, stop sharing such kind of files and okay, so okay, now ये कॉन्सेप्ट और ये जो भी एक्सपेरिमेंट है इतना क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट बच्चों? जिसने भी अगर नहीं किया है, ये डाउट क्लियर है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, क्लियर एवरीवन, एवरीवन? ओके ओके,
सी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लिविंग टिश्यू लिया है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उसको एसिड के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाया है जिसको स्लरी कहा है। अब उसको छाना है, जैसे आप चाय को फिल्टर करते हो, छानते हो, वैसे छन्नी से उसको, अब यहाँ पे छन्नी यूज नहीं किया है, वहां पे चीज क्लॉथ कहते हैं या फिर फिल्टर पेपर कहते हैं, उस चीज को यूज करके सेपरेट किया है। तो जब सेपरेट होगा, अब ताकि ये एसिड में हमने घोला है ना इसको, तो जब ये घुलता है नीचे जो हमको चीज फिल्टर होके आ जाएगा, उस चीज को हम कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया गया है उस चीज में। और जो ऊपर रह जाएगा रिटेंटेड, उसमें जनरली इनऑर्गेनिक या फिर एसिड इनसोल्यूबल मटेरियल है, वो पाए जाएंगे रिटेंटेड में। तो मैंने एक चीज बताया कि इनसोल्यूबल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों भी चीज पाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर बड़ा मॉलिक्यूल है तो यहाँ से वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सोनी, अगर आपको ही मेरी वॉइस स्लो आ रही है तो एक बार रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आई गेस बाकी लोगों को तो सही आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं टू एनालाइज द नेक्स्ट थिंग। ऑर्गेनिक तो एनालाइज कर लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली कहाँ मिले, मोस्टली क्योंकि हमने स्लरी बनाया है, पेस्ट बनाया है, कूटा है, तो ये अज्यूम करते हैं कि बड़े कंपाउंड्स भी टूट गए होंगे छोटे छोटे में, और सारे टूट के एक्शन में आ गए, एसिड सोल्यूबल में आ गए। मतलब ऑर्गेनिक क्या है, जनरली आपको सोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल वाले हिस्से में मिल जाएंगे। सोनी, सिर्फ आपको नहीं आ रही है क्या, बाकी लोगों को क्लियर है बच्चे? देन अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक का क्या हिस्सा है। अब इनऑर्गेनिक के लिए अगेन लिविंग टिश्यू ले लो, जैसे यहाँ पे टिश्यू लिया है बच्चे। और इनऑर्गेनिक का इतना सिंपल फंडा है ना, यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, टिश्यू को सिंपली सुखा दिया है। जैसे अगर आप मेथी लेते हो, मेथी का पत्ता लेते हो, तो मेथी जब वेट और फ्रेश होती है तो उसका वेट वेट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जब उस मेथी को सुखाओगे, जैसे उसको कसूरी मेथी कहते हैं ना, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। या फिर कोई भी प्लांट का हिस्सा ले सकते हो, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल लिया, किसी भी फ्रूट का छिलका ले लो, यहाँ पे जैसे पपाया का छिलका लिया है, ऑरेंज का ले लो, या आपका सिंपल कड़ी पत्ता ही ले लो, उसको जब फ्रेश लाते हो मार्केट से, ग्रीन होता है, उसको वेट वेट कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि उसके अंदर होता है मॉइस्चर, पानी, और जब वो सूख जाएगा, उसके अंदर का जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे उसका ड्राई वेट। ये चीज क्लियर? हाँ, यस रिया। अब जैसे इसको ड्राई कर दिया, मतलब इसका मॉइस्चर, एक कंटेंट तो हमने हटा दिया, पानी को तो हटा दिया। अब इनमें से क्या हटाना है, ये लिविंग टिश्यू है, अब इनमें से हमको हटाना है ऑर्गेनिक वाले चीजों को, क्योंकि एनालाइज क्या करना है हमको, इनऑर्गेनिक वाली चीज। तो ऑर्गेनिक हटाने के लिए हमको इसको जलाना पड़ेगा। तो ये जो भी सूखा हुआ हमारे पास रहेगा टिश्यूज, उसको हम करेंगे बर्न। इससे क्या हो जाएगा, जो भी कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएंगे, गैस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सी, ऑक्सीडाइज टू गैस फॉर्म। और जो बच जाती है राख, जिसको हम कहते हैं एश, ये हमको मिलेंगे इनऑर्गेनिक, जिसमें जनरली आयॉन्स होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इनऑर्गेनिक में आयॉन्स आएंगे, पानी आएगा, पानी को तो हमने हटा दिया, तो जो रह गया वो आएगा आयॉन्स, है ना। यस, तो ये वाली एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही क्लियर है, इसमें ना कुछ झंझट है ना कुछ है, सिर्फ ड्राई करना है एंड बर्न इट। हाँ, और एक चीज याद रखना, बोर्ड के लेवल पे ऐसे तो अब तक ऐसा नहीं पूछा गया है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट लिखो, नॉट नेसेसरी, इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट को लिखने के लिए नहीं पूछेंगे। नीट में कई कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसिड का यूज क्यों किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो किस फ्रैक्शन में पाए जाएंगे, या फिल्ट्रेट में है, रेटेंटेट में है, तो ऐसे नीट के क्वेश्चन एक आधी बार आ सकता है। तो एक बार आप एनसीईआरटी के जो एक्टिविटीज है पढ़ लोगे एक्सपेरिमेंट, तो भी आपके लिए काफी है। ओके, तो हमको अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिले, हमको मिले ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे हैं, जैसे हमको अमाइनो एसिड मिला, फैटी एसिड मिला, देन क्या मिला, मोनोसैकेराइड्स मिले, है ना। तो हम आफ्टर दिस क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं अबाउट द अमाइनो एसिड। ये दोनों भी क्लियर है बच्चों एक्सपेरिमेंट? शैल आई मूव टू अमाइनो एसिड? हाँ, न्यूक्लियोटाइड भी मिलेगा, यस, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड को अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार क्या है। ओके, गुड टू गो, कूल, ठीक है। अब देखो, अमाइनो एसिड क्या है, कार्बन कंपाउंड है, यू नो इट, ऑर्गेनिक है, यू नो इट। अब
अमाइनो एसिड बनता है बिल्डिंग ब्लॉक टू फॉर्म प्रोटीन्स, क्योंकि एक एक अमाइनो एसिड जब एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे जुड़ेंगे मान लो, तब उनसे एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड जो है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मिलेगा नोट्स बच्चे, चैप्टर तो खत्म होने दो, रुक जाओ अनीता, धीरे धीरे मिलेगा, जैसे आपको पहले भी मिला था, है ना। जैसे जैसे हम ये पढ़ते जाएंगे, इसका पीडीएफ बनते जाएगा, आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, स्टूडेंट सोर्स में। ठीक है, तो अब जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसमें ये पाया गया है कि ज्यादातर अमाइनो एसिड जो है वो 20 फॉर्म्स में है। इससे ज्यादा भी अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है, बट जो लिविंग सेल में पाया जाता है, जिसका यूज होता है, वो सिर्फ कुछ गिने चुने 20 ही है। इन 20 अमाइनो एसिड का एक्चुअली अब हायर लेवल पे देखोगे तो स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाता है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस। व्हाट इज दिस? हाँ रिया, बर्न करने के बाद उससे ऐश निकलेगा। हाँ रिया, ऐश निकला, फिर ऐश में जो भी है, अब ऐश तो एक क्रूड फॉर्म है, आपको उस ऐश में ये नहीं पता कि कैल्शियम कौन सा है, मैग्नीशियम कौन सा है, आयन्स कौन सा, नहीं पता। इसके लिए आगे और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के टेक्निक करने पड़ेंगे हर एक आयन को सेपरेट करने के लिए। बट हमको इतना तो पता चल गया कि जो भी ऐश है वो सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, बस इतना ही जानना था हमको। हाँ, ये मीथेन है, वेल डन। तो मीथेन का सब्स्टिट्यूट है अमाइनो एसिड, ऐसा कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, सी द स्ट्रक्चर। कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, क्योंकि यहाँ पे जो भी 4 ग्रुप्स लगने वाले हैं, 4 अलग अलग ग्रुप्स लगेंगे, सो अल्फा अमाइनो कार्बन भी कहते हैं। तो मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन है, उनको रिप्लेस करके अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे आए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन तो वैसे ही रह गया, सेकेंड हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है अमाइनो ग्रुप ने, यहाँ पे रिप्लेस किया है एसिड ग्रुप ने, और ये जो है आर ग्रुप, इसको वेरिएंट या अल्काइल ग्रुप भी कहा जाएगा, या वेरिएबल ग्रुप भी कहा जाएगा। तो यू कैन सी कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और वेरिएबल ग्रुप। आर, आर इज अ टर्म, ये आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है, कभी कभी रिंग्स भी होते हैं, कभी कभी ऐसा रिंग भी हो सकता है। तो उस वेरिएबल ग्रुप के आधार पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा और उसके प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। यस सचिन, आई विल रिपीट। व्हाट इज 20 रवनीत? रविकांत, 20 अमाइनो एसिड्स टाइप्स है। 20 अमाइनो एसिड, 20 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं हमारे बॉडी के प्रोटीन्स में। ओके, दैट इज व्हाट। हाँ, बेंजीन रिंग्स होते हैं, करेक्ट। हाँ, बेंजीन रिंग होता है, करेक्ट। सो सी, जिसने भी कहा था सचिन, सी जो मीथेन है, इट इज कॉल्ड एज अमाइनो एसिड, इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ मीथेन, क्योंकि मीथेन के जो हाइड्रोजन ग्रुप से उसको रिप्लेस कर करके जो स्ट्रक्चर बना है वो होता है अमाइनो एसिड। 4 ग्रुप्स लगते हैं मीथेन के ऊपर, तब जाके वो बनेगा अमाइनो एसिड। तो एक जगह पे लगेगा कार्बोक्सिल ग्रुप, COH, यू कैन सी हियर। दूसरा हाइड्रोजन हटा के वहां पे लग गया अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप कहते हैं उसको। एक हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, और तीसरे चौथे जगह पे लगेगा वेरिएबल ग्रुप, R ग्रुप जिसको कहते हैं। अब ये वेरिएबल नाम में इसलिए रखा है कि जैसे जैसे वेरिएबल ग्रुप हटके कुछ और गया, तो उसके हिसाब से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ये भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे अब सिंपली अगर मैंने चलो मान लेते कि मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कि ये NH2HCOH, और यहाँ पे R ग्रुप पे मैंने अगर लगा H2OH वाला, तो ये बन जाता है सीरीन वाला अमाइनो एसिड। इसको हटा के मैंने सिर्फ CH3 लगा दिया, तो ये बन गया एलानीन वाला अमाइनो एसिड। अगर इसको हटा के यहाँ पे बेंजीन रिंग लग गया, तो ये बन गया फिनिल एलानीन या ट्रिप्टोफैन। तो ऐसे यहाँ पे जो आर पे जो ग्रुप लगता है, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड की जो भी प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती रहेगी।
ओके, तो ये रहा आपका जनरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अब जैसे मैंने क्या, आर ग्रुप के ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, वैसे ही उसके टाइप्स भी चेंज हो रहे हैं। अब ध्यान दो, यहां से नीड पॉइंट बन सकता है, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मतलब अमाइनो का ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये चीज क्लियर है कि NH2 माने, और ये मतलब है कार्बोक्सिल, इस चीज को ना भूलिएगा। ओके, सी यू कैन सी हियर। तो अगर कोई भी अमाइनो एसिड के ऊपर एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप लग गया, मतलब एसिडिक वाली प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, तो उसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड जो एसिडिक वाला है। ये स्ट्रक्चर देखते आपको पता चल जाएगा। आपको अगर कोई डायग्राम दिया है और 2 COH ग्रुप लग गए, तो ये आ जाता है एसिडिक वाले हिस्से में। और अगर 2 NH2 लग गए, 2 या फिर 2 से ज्यादा, NH2 क्या है, बेस है, अमाइनो है, वाले अमाइनो एसिड में जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, एग्जांपल्स भी दिए, आप देख सकते हो। और अगर एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिल है, तो ये बन गया न्यूट्रल, क्योंकि अमाइनो जनरली पॉजिटिव और कार्बोक्सिल जनरली नेगेटिव चार्ज करेगा, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा, ना एसिडिक ना बेसिक, इसलिए इसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहेंगे हम। प्लीज स्टॉप दिस शुभांशु, डोंट डू दिस, whatever you are typing here. Okay, whatever the Subhanshu was doing, I don't know what it is. So I have blocked your charts. आप रुक जाओ बच्चों, आपको बाद में मैं मैसेज करने का मौका देती हूँ, रुक जाओ अभी के लिए, ठीक है? मुझे ऐसा कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। डाउट जो है लिख के रख लेना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है? तो एसिडिक में क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, बेसिक में, सॉरी, एसिडिक में कार्बोक्सिल ग्रुप, बेसिक में अमाइनो ग्रुप, न्यूट्रल में एक एसिड एक सी, एक एसिड और एक अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया एसिड? तो हम चलते हैं टूवर्ड्स अवेलेबिलिटी एंड इनटेक ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कुछ 20 अमाइनो एसिड है हमारे बॉडी में लगने वाले, किस चीज के लिए, टू मेक प्रोटीन्स, ठीक है? अब ये 20 के 20 अमाइनो एसिड ऐसा नहीं होता है बच्चों की सब के सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो या हमारी सेल जो है वो खुद बनाती हो। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल के पास वो चीज नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, तो उनको बाहर से लाना पड़ेगा। बाहर से मतलब कहाँ से लोगे आप, फूड है ना, जो भी आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, जो भी आप खाओगे उससे आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सेम चीज होगा कि अगर अगर आपके सेल में ऐसा कोई अमाइनो एसिड का जरूरत है जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, मतलब वो रिलाई करेगा फूड सोर्स से, बाहर से वो लेगा। जो भी आप फूड खाओगे उसका डाइजेशन होने के बाद जब उससे अमाइनो एसिड आएगा, वो बन जाएगा एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल मतलब क्या, ऐसी कोई चीज का जरूरत होना। यस, जिसने भी हाथ उठाया है एक बार लिख के रखो अपना डाउट, आई विल अलाउ यू टू स्पीक, ठीक है? रुक जाओ। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ऐसा अमाइनो एसिड जो सेल नहीं बना पाती है, जो बाहर का जो फूड आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, उससे वो अमाइनो एसिड लिया जाएगा। और दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो बॉडी में सेल खुद ही बना लेगी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। जो भी प्रोटीन अवेलेबल है हमारे इसमें या बाहर से हमने कोई फूड खा लिया होगा, तो उस प्रोटीन को तोड़ मोड़ के जब बॉडी खुद ही बना लेती है अमाइनो एसिड, तो वो बन गया नॉन एसेंशियल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पर्जिन, और एसेंशियल में ल्यूसीन और आइसल्यूसिन। तो एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, हाँ बोर्ड में तो इसका जिक्र नहीं होगा, नीट में हो सकता है, कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का बच्चों फर्क ये है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिसकी जरूरत होती है सेल को, इसलिए उसको बाहर से लेना पड़ेगा, फूड से लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे कि जिसको वो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उसको बनाने की ताकत है। ओके, अब फाइनल एक कॉन्सेप्ट लेती हूं मैं, इसके बाद मैं आपको जो भी डाउट्स है वो सॉल्व कर दूंगी। ओके, पहले यहीं पे रुक जाती हूँ मैं, आई अलाउ यू टू
टेक्स्ट मी, देन आई विल गो टू द ज्विटर आयन. यस, आपको कुछ डाउट है तो जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा. यू आर नाउ अलाउड. माय नेम इज पूजा. यस, यहाँ तक कुछ डाउट है? एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, 2 एक्सपेरिमेंट्स किया, देन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को देखा, है ना बच्चे? एग्जाम्पल दिया है, देखो, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, एलेनिन, अर्जिनिन है. साहिल, टेस्ट का सिलेबस मैंने दिखा दिया था ओरिएंटेशन की स्लाइड में, आपने नहीं देखा? सिर्फ बायो के लिए तो मैं बता सकती हूँ कि बायो के लिए आपका 11th का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था, वो है लाइफ प्रोसेसेस है, हेरिडिटी है, और 10th का, सॉरी, और 11th में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और फ्रॉग वाला हिस्सा है. चुन्नीलाल कुमार, क्या पूछ रहे हो आप? ये होता क्या, मतलब ये व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट? मुझे नहीं समझ में आया, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? ये मीन्स अमाइनो एसिड के बारे में पूछ रहे हो? नहीं नहीं, संजना, फ्रॉग की तरह का सब नहीं आएगा. चैप्टर 1 जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, उसको नहीं रखा है, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नहीं रखा है. चुनीलाल, एग्जाम्पल्स है ये, अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल्स है. आपको एग्जाम अमाइनो एसिड क्यों लगने वाले हैं? प्रोटीन को बनाने के लिए आपको अमाइनो एसिड लगता है, और प्रोटीन है जो सेल को फंक्शन करने में लगता है, इसलिए ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं. मुस्कान, टेस्ट 13 नवंबर को है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, टेस्ट इज ऑन 13 नवंबर. ओके, अभी इतना क्लियर है अमाइनो एसिड तक. एक ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम, देन रुक जाएंगे, ठीक है? ओके, अब ध्यान दो. अच्छा, ल्यूसीन अमाइनो एसिड का नाम है बच्चे, ये नाम है, दीज आर द नेम्स. जैसे आपका नाम क्या है? चुन्नीलाल है, राइट? व्हाट इज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल इज नथिंग, इट्स अ नेम. वैसे ल्यूसीन इज अ नेम. सिरीन, ल्यूसीन, एलेनिन, ये नाम है, एग्जाम्पल है ये, नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड. ऐसे अलग अलग 20 अलग अलग नाम है. इसका टेबल चाहिए तो मैं आपको अगले क्लास में दिखा दूंगी. आपको गूगल भी करके देख सकते हो कि 20 अमाइनो एसिड, ऐसा टेबल ही मिल जाएगा पूरा. सारे उसके नाम, स्ट्रक्चर, बेसिक है, एसिडिक है, प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगे आपको. लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज है, इफ यू वांट यू कैन डू इट. जरूरी नहीं है आपके लेवल पे. हाँ, समझ गए बच्चे? गुड, गुड, ठीक है. ठीक है, अभी एक एक ही नाम एग्जाम्पल के लिए याद रखो तो भी काफी है, ठीक है? अच्छा, अब ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में भी आया है, किसी को पढ़ा है? यस, एनीवन? डू यू नो व्हाट इज ज्विटर आयन? नो, ओके. बाकी के लोग, स्टार्टिंग में 83 थे, अभी तो 50. मतलब जैसे ही मैंने चैट को ऑफ कर दिया, सब लोगों ने लीव कर दिया. ये क्या बात हो गई यार? वाओ, वेल डन प्रिंसी, वेल डन सबरी. ओके, सी, जिसको भी नहीं पता है, एक्चुअली ये है तो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाला, बट इसको अप्लाई किया है बायोलॉजी में, तो किस तरीके से? सी, एक कोई पीएच पे क्या हो जाता है, एट अ सर्टेन पीएच देयर इज अ नेगेटिव और साथ ही पॉजिटिव चार्ज एट अ सेम टाइम ऑन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ज्विटर आयन या ज्विटर आयन इफेक्ट. तो ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करें ज्विटर आयन में, तो ये अमाइनो एसिड में ये फिनोमिना देखा जाएगा. ये कॉन्सेप्ट जो है ज्विटर आयन वाला, ये अमाइनो एसिड में देखा जाएगा. क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड के पास, उसके पास पॉजिटिव वाला चार्ज भी है जो होता है अमाइनो ग्रुप, और नेगेटिव वाला चार्ज भी है जो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप. तो देखो, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का. अगर पीएच चेंज हो गया
तो थोड़ा पीएच, अब कौन से पीएच पे होता है ये अमाइनो एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा। अलानिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, कौन सा अमाइनो एसिड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट एक जनरल आइडिया रखो कि जैसे पीएच चेंज होगा तो एज अ पर्टिकुलर पीएच, उस पीएच को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ये थोड़ा डिटेल हो गया बट ठीक है, जिसको भी चाहिए वो एक्स्ट्रा नॉलेज कि वन पॉइंट ऑफ पीएच जिसको आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहा जाएगा, उस पीएच पे क्या हो जाएगा, आयन के ऊपर प्रोटॉन और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ लग जाएंगे। कैसे, वो देख सकते हो कि आप NH2 जो होता है, जनरली क्या होता है अमाइनो एसिड में, NH2 होगा, COH होगा, H होगा और R होगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना बच्चों, कि इस NH2 ने एक प्रोटॉन को गेन कर लिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन लग गया और इसने प्रोटॉन को छोड़ दिया, यहाँ का प्रोटॉन हटके यहाँ पे लग गया मान लो, तो इसने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। मतलब क्या आ गया कि एक ही आयन पे अब प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ गए, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, है ना, यहाँ पे नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे वाले आयन को कहा जाएगा ज्विटर आयन। ओके, यस, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, करेक्ट। ठीक है, सो इतना ही था। तो ज्विटर आयन का इफेक्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कौन सा दिखता है, अमाइनो एसिड दिखाता है ये वाला इफेक्ट एट अ पर्टिकुलर पीएच। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इसके बारे में। ओके, तो आगे आता है अबाउट द लिपिड्स। क्या बोल रहे हो शिव, आप बार आर, आई डोंट गेट यू। नहीं, बट अभी हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, आम्फोटेरिक भी कहते हैं, यस सबरीन, करेक्ट। ओके, यहाँ पे ज्विटर आयन में ना मैंने सिर्फ एक ही बार बोर्ड क्वेश्चन देखा था, एक बोर्ड में, बोर्ड मतलब आपका फाइनल क्वेश्चन जैसे 11th में, कि व्हाट आर ज्विटर आयंस इन बायोमोलिक्यूल्स अगर पूछा गया तो अमाइनो एसिड्स विल शो द ज्विटर आयंस एट अ पर्टिकुलर पीएच, जहां पे अमाइनो ग्रुप एक प्रोटॉन गेन करेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन को लूज करेगा। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आया तो, नॉट मोर देन दैट, डोंट वरी। लक्ष्य, जिसको भी मेरी आवाज कट आ रही है ना, प्लीज एक बार रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लिपिड्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, देन वी विल एंड द क्लास एज ऑफ नाउ फॉर हियर। ओके, अब लिपिड्स को, ये तो सबको पता है, ये बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। साथ ही बाकी के जो है मेम्ब्रेन है ना, ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन होता है। कौन सा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एनीबॉडी रिमेम्बर? Yes, biology does break the rules. Okay, what are the membrane bound organelles? Good one, mitochondria और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद है बच्चों? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, यस, एंड गोल्गी, करेक्ट। 6 ऑर्गेनल्स आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो इनके मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स आपको पाया जाएगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, मतलब जब हम लिविंग सेल में बात करते हैं, लिपिड्स को अलग अलग फॉर्म में देखा गया है। कभी लिपिड फैट्स के फॉर्म में है, वैक्स तो नहीं रहेगा बिकॉज वैक्स एनिमल बॉडी पे नहीं आएगा, प्लांट पे आ जाएगा। देन स्टेरॉल्स के फॉर्म में है, देन फैट सोल्यूबल व्हाट विटामिन, जैसे ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन, ए डी ई के कहते हैं। कुछ ऐसे विटामिन है जो लिपिड सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है। देन लिपिड को पाया गया है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में, जैसे मेम्ब्रेन में पाया जाता है। देन ग्लिसराइड्स के फॉर्म में जो पाया जाता है आपके फैट्स वाले टिश्यूज में। वैक्स इज अ फॉर्म ऑफ अ लिपिड, वैक्स जो है फॉर्म ऑफ अ लिपिड होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिविंग टिश्यू में वैक्स की अगर बात करें, तो अगर आप एनिमल्स में तो नहीं देखेंगे, हम प्लांट्स में देख सकते हैं ना, क्यूटिकल जो होता है, प्लांट के ऊपर का अपर लेयर जो क्यूटिकल होता है, उस पे एक वैक्सी लेयर होता है। अगर आप पानी का ड्रॉप देखोगे डाल के, तो उसके अंदर पानी जाता है क्या? नहीं जाता है। अगर ह्यूमन की भी बात ले तो आपके ईयर में भी जो आता है, कान में, ईयर वैक्स कहते हैं।
तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ लिपिड ओनली, यू कैन से। और अगर आपको नॉन बायोलॉजिकल फॉर्म लिपिड का चाहिए, केमिस्ट्री फॉर्म, तो जो आपकी मोमबत्ती होती है दैट इज योर वैक्स। ओके, सोने म्यूकस नहीं, जनरली वैक्स कहा जाता है जो कान से निकलेगा। ओके, तो ये कुछ अलग अलग फॉर्म है लिपिड्स के जो पाए जाएंगे हमारे बॉडी में। एंड ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब ये क्या आ जाएगा, वाटर में तो ये इनसॉल्यूबल है, क्योंकि आप तेल का लिपिड मतलब क्या, तेल भी आ जाएगा, ऑयल भी आता है, करेक्ट। तो व्हाट यू डू, पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर, घुलेगा वो, पानी में नहीं घुलेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो पानी में नहीं घुलते हैं। बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, उसमें वो सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है लिपिड्स के बारे में। आगे है अबाउट फैटी एसिड्स, बट ये हम अगले क्लास में करेंगे। अभी तक मैं यहीं पे रुक जाती हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज हो जाएगा एक क्लास में। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दिया है मैंने, आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लिपिड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ क्लियर है, उसूस प्लीज स्टॉप इट बच्चा। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है अबाउट एग्जाम, अबाउट दिस टॉपिक, प्लीज आस्क मी नाउ एंड हियर। यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एंड प्लीज अटेंड करिएगा टेस्ट को, भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, भावुक ना हो जाइएगा, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि अभी हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने, 14 चैप्टर से अभी और पढ़ने वाले, तो प्लीज हेल्प अस टू कोऑपरेट। ओके बाय, जिसको भी कोई डाउट नहीं है वो आप छोड़ सकते हैं। ओके वेरी गुड। अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करवाना है, अच्छा। ओके, यू कैन पुट द नंबर हियर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट बच्चों।